So, good evening, students. I welcome you in this program. In this Rank Booster program, we are discussing the entire syllabus of 12th class और 11th class. Okay, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्रैश कोर्स की तरह है. एंड मैंने आपको इसमें जो स्टार्ट कराया था, एवोल्यूशन कराया था. एवोल्यूशन में वी हैव डिस्कस्ड एविडेंसेस एंड वी वर डिस्कसिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने क्या डिस्कस, कहाँ तक पहुँचे थे हम? हेल्डन एंड ओपरिन के कंसेप्ट पे मैंने बताया था कि बेसिकली जो ओपरिन था, ही वॉज ए रशियन साइंटिस्ट जिसने 1919 में एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ और बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें इसने बताया था कि पहला लिविंग सेल कैसे क्रिएट हुआ. इनिशियली इसके कंसेप्ट पे और इसकी थ्योरी पे किसी ने बिलीव नहीं किया, बट लेटर ऑन जो हेल्डन थे, हु वाज ए वेरी फेमस ब्रिटिश एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड ए बायोलॉजिस्ट, ओके, उन्होंने इसको सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर के जॉइंटली ओपरिन हेल्डन कंसेप्ट दिया 1928 में. इसमें इन्होंने स्पेकुलेट किया और एक थ्योरी वेल डिफाइंड, जिसको इस कंसेप्ट में थ्योरी को दिया, जिसमें उन्होंने बताया पहला लिविंग सेल कैसे क्रिएट हुआ. तो इसी बात को मैं डिस्कस कर रहा था कि जब बेसिकली टेकिंग मोस्ट मॉडर्न व्यू कि हमारी यूनिवर्स कैसे बना, हमारा सन कैसे बना, हमारा अर्थ कैसे बनी. एंड अर्थ जब बनी तो मैंने बताया कि बेसिकली क्या थी, ओके, तो बहुत हॉट थी और इसके जो लाइट एटम्स है लाइक हाइड्रोजन हीलियम वो बाहर निकल गए. जो कोर थी इसकी, अर्थ के आपको पता है 3 लेयर होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. जो कोर थी वो आयरन एंड निकल की बनी, जबकि जो मेंटल थी वो सिलिका एल्यूमिनियम एंड सिलिका मैग्नीशियम की बनी, और जो लास्ट ऊपर क्रस्ट था वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स की बनी. ओके, वाइल जो लाइट एलिमेंट्स थे वो सब एयर की फॉर्म में उन्होंने क्या बनाया, एटमॉस्फेयर बनाया. तो ये एटमॉस्फेयर में हमारे पास कौन कौन सी गैसें थी? मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ओके, वाटर वेपर्स थे, आई हैव टोल्ड यू अबाउट मीथेन, आई टोल्ड यू अबाउट ओके अमोनिया, H2S, HCN, लाइक दीज काइंड्स ऑफ गैसेस. लाइक कोई ऑक्सीजन नहीं थी. और जो एटमॉस्फेयर कैसा था? कंप्लीटली रिड्यूसिंग था. कैसा था? रिड्यूसिंग, है ना. कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 बार मेडिकल में पूछा है कि ये अब क्यों पॉसिबल नहीं है, लाइक ओरिजिन ऑफ सेल अब क्यों पॉसिबल नहीं है, अब दोबारा से सेल क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो ऑक्सीडाइजिंग है ना. हम अगर आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट देखें, हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस देखें, तो आपके 78% के तकरीबन नाइट्रोजन है एंड 21% के तकरीबन आपकी ऑक्सीजन है. तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है ना. कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है. तभी ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में अब ये फॉर्मेशन ऑफ सेल पॉसिबल नहीं है. तो जबकि जो पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, उसमें ये पॉसिबल था. तो मैंने तो व्हाट्स ओपरिन हेल्डन ने क्या आइडिया दिया था? ओपरिन हेल्डन ने क्या आइडिया दिया था कि फर्स्ट स्टेप में कि जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस थी वो क्या कर गई? आपस में रिएक्ट कर गई. क्या हो गई? रिएक्ट कर गई. और ये इस रिएक्शन की वजह से आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हुए. ओके, एंड इसी कंसेप्ट को जो ट्राई किया, ओके, कि ये सही है कि नहीं, वो हैरोल्ड यूरे और मिलर ने किया. उन्होंने क्या किया? एक जार, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ये जार का एक्सपेरिमेंट किया. ओके, इस जार में इन्होंने वाटर वेपर्स लिए, मीथेन ली, अमोनिया ली और H2 ली, और इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया. यही आपका लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था. और इसको एक्सपोज किया यूवी रेडिएशन से, है ना, इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोवाइड किया, एंड आल्सो इसको शेक किया. लाइक ऑल द कंडीशंस आर्टिफिशियली प्रोवाइड की जो कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में थी. और इस जार को उन्होंने रन करने दिया. एंड जब इस जार को कूल किया गया तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपके इस वाटर के अंदर जब जो सब्सटेंसेस बने उसको एनालाइज किया तो हमें क्या पता चला कि इसमें ग्लाइसिन, अल्फा एलानिन, बीटा एलानिन, ओके, एंड अल्फा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, है ना, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस मिले जिनको हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं.
इसका मतलब कि ओपर एंड हार्डन का जो कंसेप्ट था वो सही था। उनका जो स्टेप था कि स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था कि बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ बन गए थे। क्या बन गए थे? आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बन गए थे, है ना। तो इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ में क्या क्या बन सकता था आप देखिए। ओके, ये सारे के सारे एमिनो एसिड्स बन सकते थे। बिसाइड्स ओके, कुछ नाइट्रोजनस बेसिस भी बन सकते थे। तो ये सब के सब ओके बने इस एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, है ना। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स। इन्होंने भी क्या प्रपोज किया कि ये जो हैरे, यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट बड़ा स्टैटिक है। इन्होंने अर्थ को एक फ्लास्क मान लिया और जो अर्थ बहुत बड़ी है उस पे जो कंडीशंस भी रही होंगी वो भी हिट्रोजीनियस रही होंगी, यानी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट। तो उसने मल्टी जार एक्सपेरिमेंट किया। हर जार में उन्होंने अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट क्रिएट किए और उन जार को रन किया। तो एक जार में जब उसने, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फेल्सपर और क्रियोलाइट डाला, ये दोनों ओर्स होती हैं आयरन और एल्यूमिनियम की, और इनकी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं सी के अंदर। तो क्या हुआ, ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर बने थे उससे पॉलीमर बन गए, है ना। क्या बन गए? पॉलीमर बन गए, यानी एमिनो एसिड से आपके क्या बन गए? प्रोटीन्स बन गए। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से क्या बन गए? ट्राइग्लिसराइड्स बन गए। सिमिलरली जो मोनोसैकेराइड्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पॉलीसैकेराइड्स में। और आपके न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो गए, यानी ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए जो कि एक लिविंग क्रिएचर के लिए इसेंशियल होते हैं। नाउ जो ये मॉलिक्यूल बन गए, इन्होंने क्या बना दिया? कोलाइडल सस्पेंसॉइड बना दिए। कोलाइडल सस्पेंसॉइड बना दिए, जिसको ओपरन ने क्या वर्ड दिया? प्रोटोबायोन्स और कोसर्वेट्स। क्या नाम दिया? प्रोटोबायोन्स और कोसर्वेट। जबकि सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर का नाम दिया। जो कोसर्वेट थे ओके, ऐसा ओपरन ने एक्सपेरिमेंट में नहीं बनाया, उसने प्रपोज किया कि उनकी जो मेम्ब्रेन थी वो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी, और they were carrying out some kind of metabolism also and they were not has the ability of division। जबकि जो माइक्रोस्फीयर है ना, माइक्रोस्फीयर जो बने थे, है ना, उसमें क्या थे? उनके पास जो मेम्ब्रेन थी वो किसकी थी? फॉस्फोलिपिड्स की, लिपिड्स की। और वो कैसे और उनके अंदर बेसिकली दे वर कैरिंग आउट सम मेटाबॉलिज्म। वो मेटाबॉलिज्म भी कैरी आउट कर रहे थे, और मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते करते कि वो डिवाइड भी कर रहे थे बाय बडिंग। ये देखिए, ये बेसिकली कोसर्वेट्स हैं। तो दीज काइंड ऑफ, आप सोचिए, छोटी छोटी फैक्ट्रीज बन गई थी जो उस सूप से, जो मैंने कल बताया था, फूड एब्जॉर्ब कर रही थी और बेसिक रिएक्शंस स्टार्ट हुई थी, कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोलिसिस शायद वो पहला मेटाबॉलिज्म था जो स्टार्ट हुआ होगा। बट कैसे कैसे उसका रेगुलेशन स्टार्ट हुआ, कैसे बाकी चीजें इंटीग्रेट हुई। इन 1983 में हमें एक बेसिक, है ना, हमारे पास एक डिस्कवरी आई 1983 में। थॉमस चेक एंड सिडनी एल्टमैन ने इंडिपेंडेंटली क्या डिस्कवर किए? राइबोजाइम।
क्या डिस्कवर किए? राइबोजाइम, यानी ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने को ये विश्वास हुआ कि जो पहले मॉलिक्यूल्स थे जो एंजाइमेटिक फंक्शन भी कर सकते थे और रेगुलेशन भी कर सकते थे, वो राइबोजाइम रहे हैं। वो क्या होंगे? राइबोजाइम। इनफैक्ट जो ट्रांसलेशन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, उसके अंदर भी हमारे को राइबोजाइम प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो क्या हुआ, जो आपके कोसर्वेट्स या माइक्रोस्फीयर बन गए थे, ओके, वो क्या हो गए? उनके अंदर एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बन गया जो आपका राइबोसोमल आरएनए की तरह कह सकते हैं आप था, और ये बेसिक रिएक्शंस कर रहा था, साथ ही ये इनहेरिटेंस भी कर सकता था। लेटर ऑन इस आरएनए से क्या बन गया? डीएनए, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल था और आपके प्रिमिटिव सेल्स बन गए। जब डीएनए और आरएनए बन गए तो आपके क्या बन गए? प्रिमिटिव सेल बन गए। और जो सबसे पहला जो सेल था वो कैसा था? एनारोबिक हिट्रोट्रॉफिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, ओके, नीट में, कि पहले जो आपके लिविंग क्रिएचर कैसे थे? एनारोबिक और हिट्रोट्रॉफ्स थे, ओके। और शायद ये वायरस जैसे रहे हों या वायरस से थोड़ा ऊपर रहे हों, ओके। एंड व्हाट वी हैव फ्रॉम, अगर हम इतने, कब ये शायद हुआ होगा, तो हम सबसे पहले हमारे पास जो फॉसिल हैं 3.8 to 3.5 बिलियन ईयर्स के हैं, ओके। एंड जो स्ट्रोमेटोलाइट्स रॉक्स में मिले हैं, ओके, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड के फॉसिल्स हैं, ओके। तो ये बेसिकली जो एक बैक्टीरिया की तरह स्ट्रक्चर बेसिकली बन गए थे, ओके, अराउंड 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर अगो, ओके। नाउ अब ये जो यानी प्रोकैरियोटिक लाइफ स्टार्ट हो गई। अब क्या था? ये जो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बैक्टीरिया लाइक थे, इन्होंने पूरी अर्थ में जो सी था उसके अंदर बेसिकली प्रोपागेट या ग्रोथ करना शुरू कर दिया। बट धीरे धीरे क्या होने लगा? फूड शॉर्ट होने लगा। तो जब फूड शॉर्ट होने लगता है, जैसे आपकी पॉकेट मनी भी अगर कम होने लगती है महीने के आखिरी में, तो आपके पास दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। या तो आप कहीं से नए रिसोर्सेज की तलाश कीजिए, या जो पॉकेट मनी बची है आपके पास, जितना पैसा बचा है, उसको मोर इफिशिएंटली खर्च कीजिए। तो जब ये फूड डिप्लीट होने लगा तो जो अर्लीस्ट माइक्रोब्स थे उनके पास भी ये चैलेंज आया कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे लाइफ बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ, ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म सामने आने लगे जो कि मोर इफिशिएंटली एनर्जी जनरेट करते थे, ओके। और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गेनिज्म आने लगे जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेस से एनर्जी पैदा कर सकते थे। तो इसमें सबसे पहले थे, आपको पता ही है, जो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया लाइक्स हैं, विच कैन कैरी आउट प्रिमिटिव फोटोसिंथेसिस, लाइक वो रॉक से, है ना, यानी वो क्या है? लिथो ऑटोट्रॉफ्स हैं। कैसे हैं? लिथो ऑटोट्रॉफ। तो सबसे पहले क्या थे आपके? ओके, एनारोबिक, ओके, हिट्रोट्रॉफ, देन आए लिथो ऑटोट्रॉफ, जो क्या कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व थी वाटर में और ग्लूकोज बना रहे थे, और रॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लाइक सल्फोबैसिलस, थायोबैसिलस। हमें पता है कि एंटायर जो हमने एक डोमेन बनाया है आर्की बैक्टीरिया का, उसमें ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं, ओके, जो कि प्रिमिटिव कंडीशंस में मिलते हैं, क्योंकि जैसी कंडीशन शायद अर्थ बनने के टाइम पे रही हो। तो ये आर्की बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए। सून फ्रॉम दीज आर्की बैक्टीरिया, ओके, कुछ ऐसे बैक्टीरिया आए जो फोटोसिंथेसिस करने लगे, लाइक सनलाइट को ट्रैप करने लगे, ओके। और ये कैसे थे? क्लोरोफिल लाइक थे, है ना। या आप इन्हें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। अब एक तरफ तो क्या बने? आपके क्लोरोफिल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, और दूसरी तरफ जब क्लोरोफिल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने तो सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ, ऑक्सीजनेशन।
यानी पहली बार ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई। क्या आई? एटमॉस्फेयर में आई। ओके और ये लगभग साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि 2.5 बिलियन ईयर्स बैक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई। यानी जो आपके जो ग्रीन वर्ल्ड है उसकी ओरिजिन 2.5 बिलियन ईयर बैक हुआ। और इसके एविडेंसेस भी हैं। हमने जब भी इस काल की या बेसिकली इस इरा की जब भी हमने रॉक्स देखी हैं तो हमें पता चलता है कि जो रॉक्स में जो ओल्डर लेयर है ना, जहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन 2 स्टेजेस में मिल रहा है। ओके Fe2+ में एंड Fe3+ में। ओके जब भी हम रॉक्स जो पुराना पार्ट देखते हैं Fe2+ में मिलता है हमें, यानी 2.5 2.6 में आपको Fe2+ में मिलेगा। और जबकि आप 2.4 2.3 में जाएंगे तो आपको Fe3+ में मिलेगा। और Fe2+ किस में चेंज हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया Fe3+ में। ये क्यों हुआ? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस टाइम ऑक्सीजन रिलीज हुई और जिसने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दिया। ओके और तभी के हमारे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया का ओरिजिन है या साइनोबैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए। तो स्लोली एंड स्लोली ऑक्सीजन का लेवल बिल्डअप होने लगा। तो अब जब ऑक्सीजन आई तो कुछ माइक्रोब्स ने सेकंड स्ट्रेटेजी पे जो काम कर रहे थे, यानी वो कैसे बन गए? माइटोकॉन्ड्रिया लाइक बन गए। लाइक दे स्टार्टेड generating more ATPs or approximately 18 times more ATP than previous microorganisms। तो इसका मतलब जो लाइफ थी अराउंड 2 बिलियन ईयर्स के बाद आसपास ये 2 पार्ट में डिवाइड होने लगी। एक माइटोकॉन्ड्रिया लाइक थे और एक कैसे थे? क्लोरोप्लास्ट लाइक। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा है ना, और उसका इम्पैक्ट भी आने लगा, यानी अब दोबारा अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती थी, लाइफ का ओरिजिन पॉसिबल नहीं हो सकती थी। ओके सो ऑक्सीजन जनरली आपको पता ही है टॉक्सिक होती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत से ऑर्गेनिज्म उस टाइम मर गए और बहुत से ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइविंग के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई। जैसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक हो गए, कुछ ने अपने आप को शील्ड किया। जैसे आपने राइजोबियम वगैरह को देखा है। तो और उन्होंने धीरे धीरे अपने को प्रोपागेट करना शुरू हुआ। तो अराउंड 2 बिलियन ईयर्स बैक ऑन दिस प्लैनेट अर्थ ओनली 2 काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एंड क्लोरोप्लास्ट लाइक। सो दीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लाइक जो थे, इन्होंने क्या किया? इनमें से कुछ ने दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देयर डीएनए, यानी उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन डेवलप कर लिया। और ये क्या बन गए? यूकैरियोट्स बन गए। वी बिलीव कि अराउंड 1.8 बिलियन ईयर्स बैक 1.8 बिलियन ईयर्स बैक है ना, शायद पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए। और इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया लाइक ऑर्गेनिजम्स और क्लोरोप्लास्ट लाइक ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड ये थ्योरी किसने दी थी? मार्गुलिस ने। पीटर मार्गुलिस in 1964 आर्ग्यूड कि ही गेव एन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल थ्योरी। According to this theory, mitochondria and chloroplasts once upon a time were free living cells। और ये free living cells क्यों थे? We have evidences. They have their own DNA. Evidence number 1. They have their own protein synthesizing machinery. Evidence number 2. They have ribosomes which are prokaryotic type, not eukaryotic type. They have ribosomes, which are prokaryotic type. So it means कि they used to be independent cells, but course of evolution में इन्होंने जो आपके यूकैरियोटिक सेल बने थे उनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर ली। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेनिफिट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनिज्म को 2 थे। एक तो कंटिन्यूस फूड सप्लाई, सेकंड प्रोटेक्शन। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उसके पास जो एडवांटेज थी कि विद द हेल्प ऑफ दीज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिजम्स
दे कैन क्या कर सकते थे वो, ओके, कैन जनरेट एनर्जी मच बेटर वे। तो जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के साथ सिम्बायोटिक की वो बन गए आपके प्लांट्स सेल्स, और जिन्होंने खाली माइटोकॉन्ड्रिया के साथ की वो बन गए आपके एनिमल सेल्स। तो ये जो थ्योरी थी ये आपके पीटर मार्गुलिस ने ओके प्रपोज की 1964 में, जिसको हम बोलते हैं इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ ओके सेल ऑर्गेनल्स, या आप सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल थ्योरी भी बोल सकते हैं। ओके, स्लोली एंड स्लोली जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो रही थी उससे आपकी ओजोन लेयर बनने लगी, और ओजोन लेयर ने अर्थ को प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दिया। उसने यूवी रेडिएशन को कट कर दिया, जिससे आपकी म्यूटेशन रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। और सेकंड, उसने अर्थ को एक वार्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, ओके, जिससे क्या होने लगा, आपकी अर्थ धीरे धीरे गर्म होने लगी, और जो एयर और अब दूसरी सब चीज़ें थी उसके अंदर ही मूव करने लगी। सो दिस इज हाउ लाइफ इज क्रिएटेड ऑन दिस प्लानट अर्थ। और पहला यूकैरियोटिक सेल लगभग 1.8 to 1.6 बिलियन ईयर बैक बना, और उससे फिर धीरे धीरे हमारी अर्थ के ऊपर क्या हो गया, ओके, लाइफ स्टार्ट हो गई। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें से हमेशा याद रखिए 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से अमीनो एसिड, जैसे मैंने बताया था ग्लाइसिन, एलानिन, ओके, ये सारे अमीनो एसिड बने थे, इसका भी आपको नाम पता होना चाहिए। और जो थ्योरीज़ हैं, जो कितनी सारी मैंने आपको जिसमें थ्योरीज़ बताई हैं उसके बारे के कौन सी थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज ओके, ये हमारा तो क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, सो जो लेमार्किज्म है, आपको पता ही है, नाउ वी हैव गॉन टू थ्योरीज, ओके, बेसिकली फंडामेंटल थ्योरीज विच वर गिवन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और इसमें सबसे जो पहली और इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो कौन सी थी, आपकी लेमार्किज्म, है ना। जो लेमार्किज्म है, डेफिनेटली इट वाज गिवन बाय मिस्टर लेमार्क, आप कह सकते हैं इसका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे पियरे एंटोनी दी मोने कैवेलियर दे लेमार्क, है ना, इसका पूरा नाम था, ओके। एंड ही इज द वन हु गेव फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। बिसाइड दिस, जो लेमार्किज्म है अपने आप में एक कंप्लीट थ्योरी थी, ओके, पूरी बायोलॉजिकल साइंसेस में। तो शायद ये पहली थ्योरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस की। जो लेमार्क थे, ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन ए पीजेंट फैमिली। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री हमें पूछ लेते हैं कभी कभी। तो पीजेंट फैमिली में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे एक हिस्ट्री थी, ओके, टू सर्व इन द आर्मी। जैसे आपने देखा ना कुछ विलेजेस के अंदर क्या होता है या विलेज में क्या होता है, ओके, कुछ फैमिलीज़ में 3-4 बेटे होते हैं तो 1-2 आर्मी में सर्व करते हैं। तो लेमार्क की फैमिली में भी ये हिस्ट्री थी कि उसके जो एंसेस्टर से, उसके दादा परदादा सब लोगों ने आर्मी में काम किया था। तो लेमार्क ने भी क्या किया, ओके, ही ज्वाइन द आर्मी, उसने आर्मी में ज्वाइन किया। ही वॉज बॉर्न इन 1744, वो 1744 में पैदा हुआ था, और उसने भी क्या करा, आर्मी में ज्वाइन किया। एंड ही इन आर्मी बेसिकली ही सर्व्ड वेरी ब्रेवली एंड आल्सो गॉट, ओके, उसे मेडल भी मिला, और ही बिकेम द लीडर ऑफ हॉर्स राइडर्स, जिस तभी इसका नाम क्या आगे कवेलियर, मतलब ये हॉर्स राइडर का सरदार था। बट ही गॉट इंजर्ड, उसको बेसिकली इंजरी हो गई थी वॉर में। सो ही हैज़ टू लेफ्ट द आर्मी। सो ही केम बैक, कि वो वापस आया, बट ही वॉज वेल लिटरेट, काफ़ी पढ़ा लिखा था। तो उस अपने एक फ्रेंड की हेल्प से उससे क्या मिल गई, 1793 में, ओके, ही ज्वाइन नेशनल म्यूज़ियम, बेसिकली डच गार्डन में जो नेशनल म्यूज़ियम था, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन या जिस डच गार्डन, उसमें एक म्यूज़ियम था, उसमें वो बेसिकली उसको केयर टेकर की जॉब मिली। एंड लेटर ऑन जब डच गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन को यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, इनवर्टिब्रेट, बेसिकली बायोलॉजी और जोलॉजी। इन 1809 में इसमें
बेसिकली सिस्टेमेडस एनिमक्स सेंस वर्टिब्रे, ओके, जिसमें इन्हें इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन दिया. इमेंस कंट्रीब्यूशन टू क्लासिफिकेशन बाय लेमार्क. मैनी फाइलम वर क्रिएटेड बाय द लेमार्क. उसने उसको राइटली क्लासीफाई किया. एक एनिमल क्लासिफिकेशन की बेसिकली आप कह सकते हैं उसने बैकबोन रखी. ओके, बहुत से फाइलम लेमार्क ने क्रिएट किए. ओके, एंड इन 1802 के पब्लिकेशन में उसने वर्ड बायोलॉजी दिया. ओके, उसने वर्ड बायोलॉजी बेसिकली लेमार्क ने ही दिया था. लेटर ऑन इसको दूसरे साइंटिस्टों ने इस्तेमाल करना शुरू किया. ओके, उसने मोलेकोलॉजी या मोलस्क की जो बायोलॉजी थी उसको रखा. ओके, एंड बहुत कंट्रीब्यूशन किया उनके क्लासिफिकेशन में. ओके, एंड इन 1809 अपनी बुक फिलॉसफी ज़ूलॉजी में उसने एक स्टेटमेंट दी. ओके, जिसमें स्टेटमेंट में उसने कहा ओके कि नो बॉडी हैज लाइफ विदाउट सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. यानी वेरी फर्स्ट ओके पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी वाज गिवन बाय लेमार्क, है ना. आपने शेल्डन एंड श्वान का नाम सुन बताया था मैंने, जिसमें उन्होंने ओके सेल थ्योरी दी थी. बट उसका पहला पॉइंट जो था वो लेमार्क ने अपनी बुक में 1809 में दिया था. ओके, बिसाइड दिस इन दिस बुक लेमार्क आल्सो गेव द कंसेप्ट ऑफ विस्टिजियल ऑर्गन. इसने विस्टिजियल ऑर्गन्स का भी कंसेप्ट दिया. ओके, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज का कंसेप्ट भी इसने दिया इसी बुक में. एंड आल्सो ही गेव हिज फेमस थ्योरी. ओके, इसने इसमें एक अपनी फेमस थ्योरी दी. ओके, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ही गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. एंड ओके, जब ये थ्योरी आई और लेमार्क ने जो अपना एग्जाम्पल दिया था, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इट्स बिकम ए रेवलेशन इन बायोलॉजी. लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया क्योंकि लेमार्क ने एनवायरनमेंट और उसके इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी कि उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनिज्म पे कैसे पड़ता है और उससे क्या बदलाव आते हैं और ये बदलाव कैसे आगे जाते हैं. तो ये तो उस टाइम पे बहुत से जो साइंटिस्ट थे वो दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेमार्किज्म. एंड ये इतना पावरफुल कंसेप्ट था कि 1960s तक ये ओके यूएसएसआर में फॉलो किया जाता था. दो इस कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम देखेंगे, बट इट वाज अ वेल डिफाइंड थ्योरी. पहली थ्योरी थी और इसने एक रेवोल्यूशन ला दी. बट लेमार्क बिलोंग टू नॉट ए इन्फ्लुएंशियल फैमिली. ही वाज वेरी पुअर. एंटायर लाइफ ही लिव्ड हैंड टू माउथ. ओके, उसको हमेशा बेसिकली गरीबी में गुजारा करना पड़ा. ओके, एंड लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ ही बिकेम ब्लाइंड. ओके, अपनी उसने आंखें खो दी. एंड ही यूज्ड टू बैग इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस. और स्ट्रीट ऑफ पेरिस में वो भीख मांगा करता था. एंड फाइनली ओके ही डाइड अननोटिसिंगली. ओके, दो उसके बाद उसका जो फ्यूनरल था किया गया, बट जब वो मरा था तो उसके पास बेसिकली कोई नहीं था. सो बट ग्रेट कंट्रीब्यूशन. शायद ही किसी बायोलॉजिस्ट का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल साइंस में जितना लेमार्क का है. तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी क्या दी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इस थ्योरी के क्या क्या पॉइंट थे ये हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पॉइंट इसने क्या दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी अराइज फ्रॉम सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसने कहा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपलिसिटी से आती है, यानी एक सिंपल स्पीसीज कॉम्प्लेक्स स्पीसीज को गिव राइज करती है. ये पहली बात थी उसकी. सेकेंड पॉइंट उसने कहा इनहेरेंट अर्ज इन एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर एवोल्यूशन. हर ऑर्गेनिज्म में एक इच्छा है अंदर से ताकि वो इवॉल्व कर सके. नेक्स्ट पॉइंट क्या किया ओके कि हर ऑर्गेनिज्म अपने साइज को बढ़ाता है. क्या बढ़ाता है? साइज को बढ़ाता है एवोल्यूशन में. नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या किया, एनवायरनमेंट इज डायनेमिक और कीप्स ऑन चेंजिंग
ये चेंज करता रहता है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या था, इसने क्या दिया कि दिस चेंजेस अफेक्ट्स प्लांट्स डायरेक्टली और एनिमल्स इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस, ओके, ऑर्गेनिजम्स फेसेस न्यू चैलेंजेस, ऑर्गेनिजम्स के पास नए चैलेंजेस आते हैं और नई नीड्स आती हैं, और इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म न्यू स्ट्रक्चर्स, ओके, डेवलप करता है। एंड इन्हीं चेंजेस को जो आपने डेवलप किए हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड करेक्टर्स। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड करेक्टर्स, है ना। एंड करेक्टर्स के बारे में उसने क्या कहा कि कंटिन्यूस यूज आप किसी करेक्टर को करते हैं, या कंटिन्यूस यूज ऑफ एन करेक्टर मेक्स इट ग्रेटली डेवलप, उसे ज़्यादा डेवलप कर लेता है, वाइल डिस यूज मेक्स इट एट्रोफिट, यानी उसको डिजेनरेट कर देता है। एंड लास्ट पॉइंट उसने क्या किया, एक्वायर्ड करेक्टर्स आर हेरिटेबल, यानी एक्वायर्ड करेक्टर्स हेरिटेबल होते हैं। तो ये लेमार्किज्म था। एक मिनट में पानी लूंगा, फिर मैं आप क्रिटिकली इसे डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट सही हैं और कौन से पॉइंट गलत है। पहला पॉइंट लेमार्क ने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी अराइज फ्रॉम सिंपलिसिटी। ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि कॉम्प्लेक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। सेकेंड पॉइंट उसने क्या कहा, देयर इज एन इनहेरेंट अर्ज इन एवरी ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व। बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर ही उसका ऐसा है कि उसके अंदर एक अर्ज रहती है इवॉल्व करने की। तीसरा पॉइंट उसने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट पार्शियली राइट है, पार्शियली रॉन्ग है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में साइज बढ़ता है, जैसे अगर मैमल्स की एवोल्यूशन देखें, हमारे एंसेस्टर देखें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3.5 फीट के थे, 3.5 फीट के एवरेज हाइट थी, और आज एवरेज हाइट आपको पता है 5 फीट से ऊपर है, तो इंक्रीज हुआ। ओके, आप हॉर्स के जो एंसेस्टर देखेंगे, हायरेकोथीरियम, क्या बोलते हैं हम उनको, हायरेकोथीरियम, कम से कम 4 या 5 बार मेडिकल में पूछा हुआ है। या इयोहिप्पस, या इसे हम डॉन हॉर्स भी बोलते हैं। इसका साइज एक फॉक्स जितना था, लोमड़ी जितना, इतना सा, पर अब आप देखिए इंक्रीज हो गया। जिराफ का देखिए इंक्रीज हो गया। यानी अगर मैमल्स की एवोल्यूशन में देखते हैं तो उनमें क्या है, देयर इज इंक्रीज इन द साइज। बट अगर हम रेप्टाइल्स में देखें, देयर इज अ डिक्रीज इन साइज। इंसेक्ट्स में देखें, देयर इज अ डिक्रीज इन साइज। सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म कि हर ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है। जैसे मैंने बताया कुछ ऑर्गेनिज्म का घटता भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या, एनवायरनमेंट इज डायनेमिक और चेंजिंग। एब्सोल्युटली राइट कंसेप्ट है, ओके, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स प्लांट्स डायरेक्टली और एनिमल्स इनडायरेक्टली। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है, बिकॉज चेंजेस इन एनवायरनमेंट अगर आते हैं तो वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू न्यू नीड्स ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू स्ट्रक्चर। ये पॉसिबल नहीं है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते, कर सकते तो मज़े ही आ जाते, पर ऐसा नहीं, वी कैन नॉट, है ना। जैसे भाई आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपने इंटेलिजेंस डेवलप कर ली, है ना, शादी करने जा रहा है, बहुत खूबसूरत हो गए। अगर ऐसा होता तो बात अलग थी, पर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ओके स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या, द कंटिन्यूस यूज ऑफ एन ऑर्गन मेक्स इट ग्रेटली डेवलप्ड एंड डिसयूज मेक्स इट एट्रोफिड। अगेन ओके, ये पार्शली राइट पार्शली रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम अपनी मसल्स और ब्रेन के सेल्स को यूज करते हैं तो ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, बट अगर हम अपनी आईज और ईयर को ज़्यादा यूज करते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स के लिए सही हो सकता है पर दूसरे स्ट्रक्चर्स के लिए सही नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट उसने क्या कहा कि एक्वायर्ड करेक्टर्स आर हेरिटेबल। जो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं वो हेरिटेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वट एवर यू एक्वायर्ड कर, जो आप एक्वायर करते हैं वो हेरिटेबल होता है। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए लेमार्क ने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें उसने बताया हाउ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज फॉर्म, यानी लॉन्ग नेक जिराफ कैसे इवॉल्व हुए। लेमार्क ने कहा कि जो जिराफ थे
के एंसेस्टर थे वो ग्रासलैंड में रह रहे थे, ओके, घोड़े के बराबर थे, और वहीं पर प्लेन्स के अंदर वो रहते थे। बट अचानक क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज करने लगा और ग्रासलैंड्स की जगह ट्रीज आने लगे। इससे क्या हुआ, जो जिराफ थे उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गर्दन को क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा जनरेशन टू जनरेशन। एंड फाइनली ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग, ओके, क्या हुआ, लॉन्ग नेक जिराफ वर इवॉल्व्ड। तो ये लेमार्किज्म ने अपनी थ्योरी, अपना एग्जाम्पल दिया। जब लेमार्किज्म आया तो दूसरे लोगों ने, दूसरे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे वेब टोज ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, ओके, जो बर्ड्स थे जनरली उनके वेब टोज नहीं होते थे, बट जो वेब थे, जो टोज होते हैं, दे कैन एक्ट एज ए फ्लिपर, वो फ्लिपर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो बर्ड्स ने क्या करना शुरू किया, अपनी डिजिट्स के बीच की स्किन को स्ट्रेच करना शुरू किया, है ना, क्या करना शुरू किया, स्ट्रेच करना शुरू किया, और स्ट्रेच करते करते उनके फीट कैसे हो गए, वेब्ड हो गए। ओके, सिमिलरली दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो स्नेक्स थे वो बेसिकली छिपकली से इवॉल्व हुए थे, यानी वो लिम्ड थे, बट उनकी इच्छा क्या की थी कि वो लैंड के नीचे जाएं, ऐसे एरियाज में एंटर कर सकें जहां पे पहले कोई नहीं गया। तो उन्होंने अपने जो क्या करा, जो लेग्स थे उनका यूज बंद कर दिया और इससे वो डिजेनरेट हो गए। ओके, और ऐसा माना जाता है कि 100 ईयर्स बैक, 100 मिलियन ईयर्स बैक उनके क्या थे, है ना, कि लिम्स थे। जैसे आप ये देख सकते हो, यहां पर भी दिखाए हुए हैं कि ये लिम्स दिखाए हुए हैं कि इनके लिम्स थे, बट ये डिजेनरेट होगा। और इन सर्टन लार्ज इंसेक्ट्स लाइक बोआ, पाइथन, है ना, आप अभी भी देख सकते हैं इनकी पूंछ के पास छोटे छोटे से लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, जो कि विस्टिजियल हैं। सिमिलरली फ्लैटफिश और सोलिया, ये देखिए डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गई है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गई है। ओके, ऐसा इसलिए हुआ है कि बेसिकली अपने, बिकॉज डॉर्सल फिश और जो सोलिया है ये बॉटम में रहती है, तो अपने ऊपर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, है ना, ये एकदम चपटी हो गई। आप देखिए इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया ताकि ये, ओके, अब ज़्यादा प्रेशर अगर बियर होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सिमिलरली फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं वो भी क्या हो गए हैं, विस्टिजियल हो गए। फ्लाइटलेस बर्ड्स इवॉल्व हो गए। कैसे इवॉल्व हो गए, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, क्यों फ्लाई करते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये जो बर्ड्स थे ये ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे कोई प्रेडेटर नहीं था और फूड बहुत सारा था, तो उन्होंने उड़ना बंद कर दिया। और एक टाइम में जो बर्ड्स उड़ते थे उन्हीं से आपके फ्लाइटलेस बर्ड्स ओरिजिन हुए, जैसे आपका ईमू है ना, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, रिया है, कैसोवरी है, पेंगुइन है, ये सारे के सारे वंस अपॉन ए टाइम इनके जो एंसेस्टर्स थे फ्लाई किया करते थे। ओके, सिमिलरली रिट्रैक्टाइल क्लॉ ऑफ कार्निवोर मैमल। ओके, ये देखिए ये कार्निवोर एनिमल का, या जैसे बिल्ली होती है ना, जो बिल्ली के पंजे होते हैं, आपको पता है वो पंजे अंदर रखती है और जब उसे अटैक करना होता है तो वो पंजे बाहर निकाल देती है। ऑल कैट फैमिली हैज दिस काइंड ऑफ रिट्रैक्टाइल क्लॉ। ये क्यों डेवलप किए, क्या कनेक्शन इनका लेमार्किज्म से, कि पहले जब ये क्लॉस बाहर होते थे तो ये वॉक करते थे तो आवाज़ आती थी जिससे उनकी हंटिंग में प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने क्लॉ को रिट्रैक्टाइल बना लिया, यानी धीरे धीरे पास पहुंचो और जब अटैक करना हो तब अपने पंजे निकालो, है ना। सिमिलरली केव ड्वेलर, जैसे प्रोटियस है, ये ब्लाइंड केव सैलामेंडर है, ये देखिए इसके पास आंख नहीं है। ओके, प्रोटियस, क्योंकि ये ऐसी केव्स में रहते थे जहाँ पे लाइट ही नहीं है तो आंखें यूज नहीं करते थे, तो इनकी आंखें क्या हो गई, डीजेनरेट कर गई। ओके, सिमिलरली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपने हाइड्रोफाइट्स में दो तरीके की लीफ देखी हैं। ओके, एक डाइसेक्टेड लीफ होती हैं, ये देखिए डाइसेक्टेड लीव्स हैं, और ये एक कंप्लीट लीव्स हैं। तो जो सबमर्ज लीफ है वो डाइसेक्टेड होती है, जो इमर्ज लीफ होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, तो इमर्ज लीफ फ्लोटिंग में हेल्प करती है और बेसिकली डाइसेक्टेड लीव्स क्या करती हैं, ओके, वाटर से रेजिस्टेंस
करती हैं, लाइक उनको डाइसेक्टेड होने की वजह से उनके ऊपर वाटर का प्रेशर कम लगता है। तो ये कैसे डेवलप हुई? ड्यू टू लेमार्किज्म। तो ये सारे के सारे जो आइडियाज़ थे, ये थ्योरीज थी, इस लेमार्क के फेवर में दिए गए। एंड इसमें से कई जो आपके हैं वो मेडिकल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए, अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप ओके भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।